दोस्तों आपको एक मरतबा फिर ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का, जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ईद वाले दिन आप किस तरह मैनेज करते हैं? सिर्फ फोकस्ड घर पे होते हैं या उन दिनों के अंदर भी जो है वो काम पे फोकस नहीं होते जी, हैं? ईद वाले दिन प्योरली घर पे। सच्ची बात यह है कि सोचा नहीं था कि टीवी आ जाएगा ज़िंदगी में। हम तो प्रिंट जर्नलिज्म से आए थे, एग्जैक्टली। लेकिन अल्लाह ताला ने 8, 10, 12 किताबें भी जो है वो लिखवा दी। हमारे ज़माने में रिसर्च का और तहकीक का और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ज़्यादा रुझान था। आपके अगर करियर की बात करें तो कहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और कहाँ जी, मैंने से? अप्रेंटिस जर्नलिस्ट जो है, अप्रेंटिस सब एडिटर से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। कैपिटल टीवी की खुसूसी नशरियात जारी है जिसमें ईद के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ देख रहे हैं। आज इसी की कॉन्टीन्यूएशन के अंदर मैं भी मौजूद हूँ। आप लोगों के साथ मुलाकातें आपकी हमने कराई बहुत सारे लोगों से ईद के इस मौके पे। और वैसे भी जब टेलीविज़न में बहुत सारे लोग हम देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर तो न्यूज़ चैनल के ऊपर ज़ाहिर है न्यूज़ ही आ रही होती है, सियासी तबसरे तज्ज़िये आ रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासतदान हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो सियासी हालात के हवाले से तो कॉमेंट करते हैं, लेकिन अदर दैन दैट उनकी ज़ात के हवाले से, उनके काम के हवाले से, उनके यहाँ तक पहुँचने के हवाले से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो इसी हवाले से हमने आज रिक्वेस्ट की एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और आप उनको टेलीविज़न पे भी देखते हैं, अखबारात में भी देखते हैं, मुख्तलिफ़ तबसरे तब्ज़ियों पे भी देखते हैं। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का, जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सर आपके तबसरे तज्ज़िये हम सारे सुनते हैं, बहुत सारी उससे लाइन्स भी एडिटोरियल ड्रॉ हो रही होती हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं और उससे फिर बहुत सारे हमारे जैसे लोग अपना ओपिनियन बना के बेचने लग जाते हैं। सर ये बताएं कि सबसे पहले तो ईद वाले दिन आप किस तरह मैनेज करते हैं? सिर्फ फोकस्ड घर पे होते हैं या उन दिनों के अंदर भी जो है वो काम पे फोकस नहीं होते हैं? जी, ईद वाले दिन प्योरली घर पे, सारा दिन घर पे गुजरता है। मैं फैमिली में अपने कज़न्स में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। तो इसकी वजह से फिर सारे मुझे मिलने आते हैं। तो हमारा घर ही मरकज़ होता है, खाना वाना यहीं पकता है, यहीं पे आके सारे बैठते हैं, तो इसलिए मेहमान भी मिलने आते हैं। तो इसलिए मैं घर पे ही रहता हूँ। पहले जब वालिदैन ज़िंदा थे तो मैं वालिदैन के यहाँ जाया करता था गांव में। अच्छा, जोराबाद गाँव में। सर कौन सा? जोराबाद हमारा अच्छा अच्छा। घर था, तो वहाँ ही जाके ईद मनाया करता था। अब जब से वालिदैन की डेथ हो गई, फिर बड़े चचा की भी डेथ हो गई, तो वो अब वहाँ जाना मौकूफ़ हो गया, सारी फैमिली यहीं शिफ्ट हो गई। तो ये फरमाएं सर कि अब आप माशाल्लाह ज़ाहिर आपको कई साल बल्कि कई दहाइयाँ हो चुकी हैं इस काम से जुड़े हुए। ये बताएं कि अब माशाल्लाह लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, इंस्पायर्ड हैं आपसे, आपके काम से, क्रिटिक करने वाले भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ होंगे। यहाँ तक का जो सफ़र है सर आपका, ये ऐसे सोचा था, ऐसे ही प्लान किया था यहाँ तक पहुँचने का, या ये सोच बस? से बहुत बेहतर। सच्ची बात यह है कि सोचा नहीं था कि टीवी आ जाएगा ज़िंदगी में। हम तो प्रिंट जर्नलिज्म से आए थे। एग्जैक्टली। और प्रिंट जर्नलिज्म में हमारे यही था कि अल्टीमेटली अल्लाह करे कभी हम तरक्की करते करते एडिटर की जो है सीट पर पहुंच जाएं। एडिटर बहुत बड़ा लगता था, अब एडिटर भी बन गए हैं, टीवी ने शोहरत भी दे दी है। कुछ जो साफ़ी पहले गरीब होते थे, तो वो भी कसर निकाल दी है अल्लाह ने। अच्छा। तो वो सारी जितनी लगता है कसर माशाल्लाह अच्छी निकली है। हाँ, अच्छी निकल गई। और दूसरा, किताब पढ़ने का बड़ा शौक था, तो किताब लिखने के बारे में बड़ा होता था कि ये बड़ा मुश्किल काम है, कैसे करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने 8, 10, 12 किताबें भी जो है वो लिखवा दी। तो वो इस हिसाब से बड़ा इत्मीनान है। सर ये फरमाएं कि बहुत सारे ज़रा यंगस्टर्स हैं जो इंस्पायर्ड होते हैं आप जैसे और बहुत सारे सीनियर लोगों से, आइडियलाइज़ करते हैं, तो काम भी वो कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पढ़ाई का, स्टडी का, इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, इसको जो भी नाम दे लीजिए, रिसर्च कह लीजिए, मुझे ज़ाती तौर पे उसका फुकदान नज़र आता है और मुझे लगता है कि लोग वो नहीं करते। आपके नज़दीक ऐसा है या नहीं? सही है। तो हमारे ज़माने में रिसर्च का और तहकीक का और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ज़्यादा रुझान था। लोग ज़्यादा मेहनत करते थे।
हमारे ज़माने में रिपोर्टर्स के दरमियान बड़ा कंपटीशन होता था। हर रोज़ जिसकी अखबार में एक्सक्लूसिव खबर आ जाती थी वो उस दिन का हीरो होता था। सारे लोग, सारे न्यूज़ रूम्स में, सारे रिपोर्टिंग रूम्स में वो बंदा डिस्कस हो रहा होता था और उसके जो कंपटीटर थे वो शर्मिंदा हो रहे होते थे। तो अब मैंने तो कभी कोई एक्सक्लूसिव खबरें ही आनी बंद हो गई हैं। वो उस तरह से जो मेहनत थी लोगों की वो लोगों ने करना बंद कर दिया, जो कि बड़ी गैर मुनासिब बात है। इसी वजह से नया टैलेंट उभर कर भी अब सामने नहीं आ रहा। ये फरमाइए कि सर अब आपके अगर करियर की बात करें तो कहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और कहाँ मैंने अप्रेंटिस जर्नलिस्ट जो है, अप्रेंटिस सब एडिटर से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और अप्रेंटिस सब एडिटर से आहिस्ता आहिस्ता पहले फिर सब एडिटर बना, फिर रिपोर्टर बना, फिर रिपोर्टर से स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बना, फिर इंचार्ज बना पॉलिटिकल एडिशन का, फिर इस तरह से अल्टीमेटली एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स बना, फिर एडिटर एडिटोरियल अफेयर्स बना और फिर जो है एडिटर बना। और इसमें सर कितने साल सर्फ हो गया आपको? ये सारी ज़िंदगी गुजर गई। ये जो सारा आप साइकिल बता रहे हैं, अब चीज़ें ज़रा बदल गई हैं, अब डिजिटल मीडिया आ चुका है, प्रिंट मीडिया ज़रा अभी भी है, कुछ ऑनलाइन जा चुका है। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इन तमाम स्टेप से गुज़र के आप एक अच्छे बड़े सहाफ़ी बन सकते हैं या आपके ख्याल से कि नहीं? वो जो कहते हैं ना कि पोजीशन ऑन द टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट, वो तो है। अब भी जो कोई मेहनत करे, हमें भी, हमसे भी कई लोग आगे हैं इस जर्नलिज्म में, और कई कल को निकल जाएंगे। जो मेहनत करेगा, जो ज़्यादा जो है वो मीठा डालेगा, उतना वो फल जो है वो होता जाएगा। तो ये तो हर वक्त रास्ता खुला है। लेकिन ये हुआ कि हमारे ज़माने में ज़रा स्पेस ज़्यादा थी। हमारे ज़माने में चैनल नए खुले थे, बड़ी वैकेंसियाँ थी, बड़ी स्पेस थी। अब वो वैकेंसियाँ कम हैं, उस तरह से स्पेस कॉम्पिटिटिव हो गई है, तो अब मुश्किल है। लेकिन अब भी जो बेस्ट करे वो तो उसका तो टॉप पर ही हो जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मैंने वैसे कोशिश तो ये की थी कि किसी भी सूरत में सियासी इश्यूज़ को ना टच किया जाए। नहीं, ज़रूर करें, लेकिन जो दिल चाहता पूछे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि इसके ऊपर अगर आपसे बातचीत ना करें तो मज़ा नहीं आएगा। ये फरमाइए सर, अब ईद ज़रा बड़ा खुशियों का त्यौहार है, लेकिन लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है, जिस तरह से, तो मेरा ख्याल है कि हम कंक्लूजन के करीब हैं। सियासी जमातें भी तदब्बर का और जो है अक्ल का इजहार करेंगी और जो है सब एग्री होंगे एक शेड्यूल पे, एक डेट पे। आगे पीछे सारे कंप्रोमाइज़ करें, लचक दिखाएं और जो बेहतर है मुल्क के लिए एक कंसेंसस डेवलप हो, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ वैसे तो डायलॉग कर नहीं रही, तो चले सुप्रीम कोर्ट जो है उनको डायलॉग करने पे मजबूर कर रही है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सर सब इस असना में जो कि ये पॉलिटिकल एक टर्बुलेंस आया हुआ है, इस सब के अंदर लोगों को तो खैर ये लगता है कि हमारी फ़िक्र जो है वो बहुत पीछे है हुक्मरानों के लिए, जिसमें प्राइमरीली महंगाई वाला, इन्फ्लेशन वाला जो मामला है उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को मजबूर भी कर दिया है, परेशान भी कर दिया है। क्या करें सर? लोग कोई आपने माशाल्लाह हुकूमतें जाती देखी, आती देखी, इतना अरसा हो गया। देखिए, पहले तो ये होता था, हम ये कहते थे कि चलो जी ये हुकूमत जाएगी तो अगली आएगी, तो अब हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं, मार्शल लॉज भी देख लिए हैं। तो हमें इन्हीं हालात में रहना है, इन्हीं हालात में बेहतरी की कोशिश करनी है। कोई अचानक कोई मौजज़ा तो होना नहीं है। ये तसव्वुर के अचानक कोई मौजज़ा हो जाएगा, कोई आके हमारे हालात बदल देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए इन्हीं हालात में से सारी सोसाइटी को कोशिश करके निकलना होगा। तो इसमें लार्जली रोल किसका सर? आवाम का होना चाहिए? मेरा ख्याल है लीडरशिप का बड़ा रोल होता है। आवाम जो है वो तो अपना कॉन्फिडेंस का इजहार लीडरशिप में करते हैं और लीडरशिप ने कौम को लेकर चलना होता है। तो सारी लीडरशिप है, बड़ी पॉपुलर लीडरशिप है। इमरान खान अपोजिशन में है, गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ है। तो इनको एहसास करना चाहिए कि एक इज्तिमाई जो तवज्जो है उसको वो देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अपना इक़्तिदार देखें या अपनी अपोजिशन देखें या अपना मुस्तकबिल देखें, मुल्क का भी देखना चाहिए मुस्तकबिल कि कल को क्या होगा। सर, ये खान साहब का फ़ैन क्लब नहीं कम होता?
या आपके नज़दीक कम है? हमारे यहाँ देखें पीपल्स पार्टी का जो फ़ैन क्लब था वो 60s में शुरू हुआ, 67 में, 70 में टॉप पे था, तो ये आप 90 तक देखते हैं वो रहा। ठीक है, इसी तरह फिर नून की अरूज आया तो वो देखें कितना 2/3 अक्सरियत भी ली उन्होंने। तो हमारे यहाँ जो बड़ी जल्दी लोग अपने नज़रियात नहीं छोड़ते, जिसके फ़ैन हो जाते हैं उसके फ़ैन हो जाते हैं, उसकी गलतियाँ भी माफ़ करते हैं, बड़ी गलतियों की तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब उन्हें रियलाइजेशन होती है और उसका के लिए ज़रूरत यह है कि आप उन्हें इक़्तिदार दें। आप उन्हें इक़्तिदार देते हैं तो एक्सपोज होते हैं। पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आई तो एक्सपोज हुई और उसकी वजह से उसका वोट बैंक कम हुआ। नून भी इक़्तिदार में आई तो उसका वोट बैंक कम हुआ। तो अब पीटीआई भी जब इक़्तिदार में आएगी और कुछ नहीं कर सकेगी, जैसे कि पीछे भी कुछ नहीं कर सके, तो ज़ाहिर है फिर लोगों की आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इक़्तिदार में आपके नज़दीक हो? जी, मेरा ख्याल है कि देखिए पॉपुलैरिटी तो उनके पास है, उन्हें बज़ोरे बाजू ही रोका हुआ है, तो बज़ोरे बाजू कितनी देर रुक जाएंगे? अल्टीमेटली उन्हें लाना पड़ेगा। लेकिन उनको भी चाहिए कि जो इक़्तिदार के तकाजे होते हैं उनको पूरा करें। इंतकाम जो है उसकी इंतकाम लेने की ये वादा करें कि वो इंतकाम नहीं लेंगे अपने मुखालफों से, फ़ौज से, अदलिया से। वो जो रोज़ धमकियाँ देते हैं ये नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक चीज़ जो फिनोमेना, खैर आपने तो ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त आपका मुशाहिदा, लेकिन जो मैंने एक चीज़ नोट की वो ये है कि फ़ौज का आपने ज़िक्र किया कि फ़ौज से प्यार, उनसियत, मोहब्बत, लगन, चाहत, लोगों का जज्बा उनके लिए, जो मैंने अपने बचपन में देखा, बड़ों से सुना, जंगों के अंदर सुना, उसका लेवल ही कुछ और था। वक्त गुज़रने के साथ और बिलखुसूस जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें काफ़ी शेकीनेस मैंने देखा है और इसका इदराक उनको भी है। जनरल बाजवा साहब की आप लास्ट स्पीच सुन लीजिए, वो भी तकरीबन इसी बात का इजहार कर रहे हैं और मौजूदा जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो भी ज़ाहिर इस चीज़ को हर हवाले से वापस रीइंस्टेट करने के लिए जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं तो फ़ौज से हमारे यहाँ सियासत जो है, क्योंकि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत रही है तो उसकी वजह से शिकायत पैदा हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी का जो भुट्टो की फांसी के बाद फ़ौज बड़ी अनपॉपुलर रही, ठीक है, ज़िया-उल हक के दौर में बड़ी अनपॉपुलर रही, मुशर्रफ के ज़माने में भी एक वक्त ऐसा आया था बड़ी अनपॉपुलर हो गई। लेकिन फिर फ़ौज कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे लेती है कि दोबारा पॉपुलर हो जाती है। तो अब भी मेरा ख्याल है फ़ौज ऐसे स्टेप्स ज़रूर लेगी जिससे वो दोबारा अवाम में मकबूल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना ये अवाम के साथ बराह रास्त रब्ता रखती है। अपनी पब्लिक रिलेशंस, अपने सारी पॉलिसियाँ अवाम में से चुनती है। मिडिल क्लास, पाकिस्तान की मिडिल क्लास की सोच को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल क्लास से ही आती है, लोअर मिडिल क्लास से बल्कि आती है। तो इसलिए अल्टीमेटली फ़ौज और इसीलिए फ़ौज जो है उसको इक़्तिदार से और मुदाखलत से निकाला नहीं जा सका। उसकी वजह यह है कि वो इतने जुड़े हुए हैं मिडिल क्लास से और उसकी एस्पिरेशन से और उनकी ख्वाहिशात से कि उनको निकालना मुश्किल हो रहा है। अच्छा सर, ये तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मियाँ साहब वाला जो बड़े मियाँ साहब वाला मामला है, वापस उनका पाकिस्तान आने के हवाले से आपकी उनसे मुलाकातें भी हैं, लोग उनकी अपनी जमात के बहुत सारे लोग जो है वो उस चीज़ के हवाले से क्लियर नहीं हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। वो लोग कहते हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, कतर का विज़िट कर लेते हैं, यूरोप चले जाते हैं, प्लेटलेट्स कौन से ऐसे हैं जो उनको पाकिस्तान नहीं आने देते? चक्कर क्या, कहानी क्या? देखें, बड़ी वाज़ेह बात है, अदालती उनके ख़िलाफ़ फैसले हैं, वो आके फ़ौरन जेल चले जाएंगे। वो पहले भी जेल में रह के गए हैं, वो अब नहीं चाहते कि दोबारा जेल जाएं, क्योंकि वो समझते हैं केसेस गलत हैं, मुझे सज़ाएं गलत हुई हैं और मैं दोबारा क्यों जेल में जाऊं। तो सर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, गलत है ये सारा, नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ी ज़्यादती हुई है उनके साथ, अदालतों में बड़ी ज़्यादती हुई है उनके ख़िलाफ़। उस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत थी उसने बड़ी ज़्यादती की है उनको। इतना उनका कसूर नहीं था जितनी सज़ा दे दी गई। और इससे एक मुल्क की एक जो बड़ी काबिल और बड़ी मकबूल क़यादत थी उससे हम महरूम हो गए और वो अभी तक मुस्लिम लीग नून उस झटके से निकल नहीं सकी। जिस पॉपुलैरिटी से वो अनपॉपुलैरिटी की तरफ गए हैं वो अभी तक उससे निकल नहीं सके। पर इसमें अदालतों का बड़ा दखल है, इसमें फ़ौज के उस ज़माने की जो कमान थी उसका बड़ा दखल है। ज़रदारी साहब सर,
आजकल बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे तो नहीं है, कुछ तबीयत भी उनकी नासाज थी। बिलावल साहब पोजीशन सही संभालते नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मेरा ट्रेनिंग कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा के तौर पे, उसकी बिलावल साहब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सारी दुनिया में वो पाकिस्तान को उन्होंने खोला है और पाकिस्तान का मैसेज लेके गए हैं। तो इतने यंग आदमी से इतनी ही कारकर्दगी की तवक्को थी, वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान की ये एक इन्वेस्टमेंट है, मरियम हो, बिलावल हो, या जितनी भी फ्यूचर लीडरशिप है, चाहे शाह महमूद कुरैशी हैं या उनके बाद के आने वाले चौधरी फवाद हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये मुल्क की एक इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर की लीडरशिप है। इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजूद है हमारे साथ सुहेल वड़ाइच साहब। पाकिस्तान का बड़ा नाम है, सहाफ़त के अंदर हर कोई इनको जानता है। अभी इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछना बाकी हैं और बहुत सारे इनसे राज की बातें पूछना बाकी हैं। एक ब्रेक है, उसकी जाने पड़ते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ईद की खुसूसी नशरियात आप के लिए सुबह से जारी है। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल वड़ाइच साहब के सियासी तो नुक्ता नज़र के हवाले से वैसे आप लोग सुनते रहते हैं, मैंने भी लगे लिपटे जो है कुछ सवालात उनसे पूछ लिए। अब थोड़ा सा सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से बात करेंगे। वड़ाइच साहब, सर आपने किताबें लिखी, आर्टिकल्स आप लिखते हैं, कुछ अपनी बुक्स के हवाले से बताइए कि जब आपने पहली किताब अपनी लिखी और आपने अभी तक जो अपनी आखिरी किताब लिखी है, राइटिंग जो आप ओनली फॉर बुक्स में बात करो, नॉट फॉर द कॉलम्स, वो बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रैक पे करते हैं और कॉलम्स वाली बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पे करते हैं। क्या सोच डिफरेंट होता है? कॉलम उस दिन का मौजू होता है, कॉलम जो है वो उस दिन का मौजू होता है, और किताब जो है वो उस साल का या उस सारे वक्त का एक मौजू होता है। आपने उस पर फोकस करना होता है, बड़ा मौजू होता है और उस पर ज़्यादा मेहनत होती है, उस पर ज़्यादा तहकीक होती है, उस पर ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये फ़र्क है दोनों में। कॉलम तो एक दिन के लिए लिखा जाता है, उस दिन की जो भी सियासत हो, जो भी मईशत हो, जो भी उस पे फोकस किया जाता है। किताब का ज़रा कैनवस वसी होता है। मज़ा ज़्यादा किताब लिखने में आता है या टीवी पे? किताब तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बच्चा पैदा होने पे खुश होते हैं, ऐसे किताब की 12 बच्चे हो गए आपके साथ। किताब की जब पैदाइश होती है तो मैं इतना ही खुश होता हूँ, इतना ही एक्साइटेड होता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि जब आपने टेलीविज़न के ऊपर स्टेप लिया, आपको ज़ाहिर कहा गया, आपका शो बड़ा मशहूर है जियो पे, बहुत सारे लोग उसको आज भी देखते हैं, पुराने भी उसके एपिसोड जाके देखते हैं। ये फरमाएं सर कि ये आपको अंदर से महसूस होता था या किसी को महसूस हुआ? I mean, इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंच पाए कि यू आर द राइट मैन फॉर दिस? और जो आपका अंदाज़ है, नहीं, ये तो देखें, अंदाज़ तो जब शुरू किया तो बन गया, लेकिन जाहिर है फैसला तो अदारे ने किया कि ये बंदा ये प्रोग्राम करेगा। लेकिन फिर उसमें सिर्फ मेरी पॉजिटिव चीज़ ये थी कि मैं ऑलरेडी सियासतदानों की जो बीट थी वो करता था, पॉलिटिकल बीट में करता था, मेरे सारे वाकफ थे जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो मेरी एक्सेस आसान थी बनिस्बत किसी दूसरे के, तो इसलिए मुझे चुना गया। और फिर बाकी जो कामयाबी है वो तो फिर कंटेंट की कामयाबी है, कंटेंट पे मेहनत की, हम कंटेंट के ही बंदे थे चूँकि, तो हमें दूसरा तो प्रेजेंटेशन तो आती नहीं थी, तो कंटेंट पे जोर दिया। लोग आपकी प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं सर। लेकिन प्रेजेंटेशन तो हमने टीवी पे बैठ के सीखी, प्रेजेंटेशन तो हमें आती नहीं थी, तो लेकिन कंटेंट की वजह से मेरा ख्याल है ज़्यादा पापा। तो सर अभी कितनी आपने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया? 600 से ज़्यादा हो गए। 600 से ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा 600 से ज़्यादा शख्सियात होंगी। कौन सी ऐसी शख्सियत है इसका इंटरव्यू आपको आज भी याद करते हैं? जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वली खान, अताउल्लाह मेंगल, अकबर बुख्ती, अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, इन सब से मुझे मौका मिला, उन सब के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला और बड़े टॉप के इंटरव्यूज़ हुए। अकबर बुख्ती साहब का मुझे बिल्कुल थोड़े से क्लिप्स याद है, मैंने आपके इंटरव्यू के देखे हैं। मैं वैसे आपका सिर्फ मुशाहिदा जानना चाहता हूँ, आपने इंटरव्यू में जो चीज़ें पूछी वो ज़ाहिर ऑन रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं।
बुख्ती साहब के हवाले से थोड़ा सा फरमाइएगा। ज़ाहिर है वो इस नए निज़ाम में तो ज़िंदा ही नहीं है, तो इसलिए लोगों का उनके बारे में ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन वही है जो जनरल मुशर्रफ दौर में थी। जी, जनरल मुशर्रफ दौर में बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हुआ, ये ठीक हुआ, गलत हुआ? मेरा ख्याल है प्योरली गलत हुआ, क्योंकि उसके अभी तक हम अगर सही हुआ होता तो कोई उसका फ़ायदा होता। अभी तक बलूचिस्तान में ट्रबल चल रही है, ये बुख्ती साहब के दौर से ही शुरू हुई। बुख्ती साहब को जो कत्ल किया गया नाजायज़, उसके नतीजे में ये शुरू हुई और अभी तक आप देखें हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या जो है वहाँ हो रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं था, वो सुलह सफाई से मामला हल हो सकता था अगर हो जाता। फ्यूडल के बारे में सर आज भी कहा जाता है कि जो फ्यूडल हैं उन्होंने बहुत महकूम बना के रखा हुआ है वहाँ के लोगों को। ये दुरुस्त है, तीसरी दुनिया के अपने मसाइल होते हैं, ये दुरुस्त है। फ्यूडल भी, कबायली सरदार भी, मिल मालिक भी, ये सारे जो हैं इस्तेसाल तो करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सोसाइटियाँ इसी के साथ ही चलती हैं। हर सोसाइटी में पहले इस्तेसाल होता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जद्दोजहद की। आप देखें जो इंडस्ट्रियल दौर था यूरोप में, वहाँ पे मिल मालिक कितना बड़ा इस्तबदाद होता था, कितना बड़ा इस्तेसाल करता था, लेकिन निकल आए। अल्टीमेटली 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, अल्टीमेटली पेज जो हैं वो ठीक हो गई। तो इसी तरह यहाँ भी स्ट्रगल की ज़रूरत है। पहले अगर मुजारा और मालिक का तनाज़ा था तो भुट्टो दौर में बहुत हद तक वो बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह जो कबायली सरदार है वो उसका जो दबदबा और उसकी जो सज़ाएँ थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी गिरफ्त एजुकेशन फैलने के साथ साथ कमज़ोर हो रही है, डेवलपमेंट के साथ कमज़ोर हो रही है, स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, तो इससे सारा कुछ निज़ाम बदल रहा है। सर आपने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यू किया, आपका अपना मुशाहिदा भी है। तालीम में कुछ कर नहीं सके हम, कोई बड़े झंडे नहीं गाड़ सके, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं। नहीं, देखें हम जो तालीम आम सतह पे तो हम सक्सेस नहीं हासिल कर सके, जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल गुर्बत की सतह तक। लेकिन जो मिडिल क्लास है और अपर क्लास है उसने खानदगी में और पढ़ाई में बहुत अचीवमेंट हासिल की है। सर अभी भी 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है। मैं वो कह रहा हूँ ना कि वो उसमें तो हम कामयाबी नहीं हासिल कर सके, मैं तो वो पहले कहा। लेकिन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास इसने बहुत कामयाबी हासिल की है। इनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, अपने वालिदैन से बेहतर पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है। हम आप देखें ना, हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे बेहतर स्कूलों में पढ़े हैं, हमसे बेहतर रिजल्ट लेके आए हैं। हम में से सब जितने भी लोग हैं, हम सब के बच्चे हमसे बेहतर पढ़ रहे हैं। प्रायोरिटीज़ में नहीं रहा सर हुकूमतों की, क्या आपको लगता है? मिडिल क्लास की प्रायोरिटी में है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको हम अभी इंक्लूड नहीं कर सके, उसके लिए वो फैसिलिटेट नहीं कर सके। सिस्टम का मसला है सर? सिस्टम का मसला है, वो ज़ाहिर है उसको ज़ाहिर है उसके पास अपने रिसोर्सेज तो है नहीं, उसने तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर डिपेंड करना है। या तो उसको इतने रिसोर्सेज दिए जाएं कि वो भी ग्रामर स्कूलों में बच्चे पढ़ा ले, या फिर उसको उस तरह के स्कूल दिए जाएं जिनमें वो बच्चे पढ़ लें। सेहत का शोबा सर देख लें, वो भी मुतासिर है। ये हमारे यहाँ सेहत और तालीम जो है इसको जानबूझ के भी इग्नोर किया गया है, तो ये है बात। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि एक नौजवानों की अब एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है और जा भी रही है। कहीं मैं पढ़ा था पता नहीं 8 के 10 लाख इसी साल के अंदर लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। नो डाउट आबादी भी बढ़ रही है। मशवरा देते हैं आप बाहर जाने का, अगर कोई जा सकता है, उसकी काबिलियत है, अहलियत है उस बाहर जाने की? मेरा ख्याल है देखें, टैलेंट को रोका तो नहीं जा सकता, ना बॉर्डर्स रोक सकते हैं, ना कानून रोक सकते हैं। आपके पास आप देखें, मेरा बच्चा है, अब वो जा रहा है बर्कले पढ़ने। अच्छा, ठीक है, बर्कले यूनिवर्सिटी में। अब मैं ये सोचता हूँ कि 4 साल बाद जब 5-6 करोड़ उसके ऊपर लगेगा वहाँ अमेरिका में, और वो जब आएगा तो उसके पास यहाँ कौन सी नौकरी होगी? ठीक है, और वो कौन सी नौकरी करेगा? तो वैसे क्या करेगा? जाहिर है, तो यहाँ तो नौकरी कोई नहीं ऐसी, ठीक है, कि जो इस लेवल की हो, तो फिर उसको कहीं बाहर ही नौकरी करनी पड़ेगी ना। तो ये मजबूरी है। अब वालिदैन तो नहीं चाहते कि बच्चा उनका बाहर जाए, लेकिन मजबूरी है कि जब आप पाकिस्तान में कोई ऐसी जॉब्स ही नहीं है उस लेवल की कि जिसकी लाखों में सैलरी हो, तो वो कहाँ नौकरी करेगा? तो मजबूरन फिर वो बाहर जाएगा। सर सहावत में आपने अपने बच्चों को या अजीज़ के बच्चों को
नहीं, कोई आया नहीं। क्या वजह क्या है, मैं वही जानना चाह रहा आया नहीं उसकी वजह पता नहीं क्या वजह है, उन्होंने कोई मेरे से मुतमिन नहीं हुए या उन्होंने कोई नसीहत पकड़ ली या उन्होंने देखा है कि ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, हर बंदा डूबा रहता है उसमें। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये फरमाइएगा कि एक लोगों में परेशानी और अनरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, ईद का मौका है, कोई ऐसा मैसेज आप दे सके जिससे लोगों की परेशानी जो है। इंशाल्लाह ताला कलेक्टिव विजडम से पाकिस्तान ने पहले भी बड़े मसाइल हल किए हैं। 1973 का आइन बनाया जो दुनिया के और इस्लामी मुल्कों का बेहतरीन आइन है। इसी तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमने जो 32 ममालिक नेटो के नहीं लड़ सके, हम लड़े। तो हमारे अंदर बड़ी अज़म हमारा बड़ा मजबूत है। तो हम अब भी अगर ये तय कर लें तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हम इंडिविजुअली बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कलेक्टिवली नहीं अभी हमारा वो मामला बन सका। तो कलेक्टिवली भी इंशाल्लाह वक्त आएगा कि हम बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। सुहेल वड़ाइच साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आपको यूँ ही मज़ीद मेहमानों से मुलाकात करवाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।